सरकार को सुनेगी नहीं, सरकार की छाया को सुन। लेकिन एसओजी जारौली को क्यों नहीं ढूंढ रही, उनको जांच क्यों नहीं कर रही? जारौली कहाँ है? और लेवल 1 में 78,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ज्यादा हैं। अब बताइए, पिछले 5-7 दिनों में आपने एसओजी के बारे में एक लाइन भी पढ़ा है, सुना है कहीं कि एसओजी जांच के नाम पर कुछ भी कर पाई है? ऐसा लगता है कि एसओजी भी सरकार की तरह खामोश हो गई है। इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि जब सरकार बहरी हो जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह से सरकार के कारनामों पर थप्पड़ लगाया जाए कि पूरा राजस्थान उसकी गूंज को सुने। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। 2 दिनों से बैठे हैं, कोई सरकार की तरफ से कुछ भी? सरकार खामोश नहीं है। सरकार ने सदन में घोषणा की है कि हम किसी स्थिति में सीबीआई की जांच नहीं कराएंगे। अपनी जांच तो बताओ क्या कर रहे हो। इसलिए हमने ये भी कहा है कि लेवल 2 में मैंने आंकड़े दिए थे, मैंने जो भी तथ्य अब तक दिए मीडिया को सारे सच निकलते जा रहे हैं कि लेवल 2 में 1,23,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ज़्यादा हैं और लेवल 1 में 78,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ज़्यादा हैं। इसलिए मैं आज तक के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि वो आंकड़े, चलो रहने दो, आप सीबीआई जांच नहीं कराओगे, वो आंकड़े हाउस सदन के पटल पर रख दें ताकि राजस्थान की जनता की आंख खुल जाए कि कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक हुआ है। कुछ तो है जो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये कुछ है तभी तो नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ है। आप ये बताओ, मैंने जो कहा था कि जारौली है, जारौली को बर्खास्त कर दिया, तो बर्खास्त किए हुए 15-20 दिन हो गए, जारौली कहाँ है? जारौली कि यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में देखे गए हैं। वो जारौली को सरकार ने भूमिगत कर दिया है, उसके प्रमाण भी मैं दूंगा किसने कहा है, कहाँ किया है। और इसलिए कहा है कि जारौली जी को जब बर्खास्त किया था तो उन्होंने कहा था इसमें बड़े राजनीतिक लोगों के हाथ हैं, तो उसी दिन से उनको भूमिगत कर दिया गया। अब आप ये बताओ, बड़े राजनीतिक हाथ तो दूर की बात, जिसके प्रमाण मैंने भी दिए, 2-3 मंत्री हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सीएमओ के कुछ लोग भी हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन एसओजी जारौली को क्यों नहीं ढूंढ रही, उनको जांच क्यों नहीं कर रही? और प्राइवेट आदमी कैंटर लेके आ रहा था, उसमें बंगाल के 2 व्यक्ति गार्ड बैठा रखे थे, और वो लौट के चले जाते हैं, घायल भी नहीं होते। लौट के चले जाते हैं, घायल भी नहीं होते हैं। और फिर राजस्थान सरकार की बाउंड्री में जब घुसा कैंटर, तो एस्कॉर्ट क्यों नहीं थी? और इसने विधवा ने 9 बजे बात की, उसके बाद शायद दूसरे दिन 10 बजे जाके डेड बॉडी आपको मिली है। उस मतलब 12 घंटे में वो रामनिवास कहाँ रहा? 12 घंटे तक वो पड़ा रहा वहाँ। 2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची, पेपर बिखरे हुए थे सड़क पर। इसलिए मेरे को तो, मैंने फिर मांग की है कि एसओजी को जांच वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मेरे को लगता है किसी माफिया ने उनका गला दबा के या कोई ऐसी घटना घटित करके साजिश का शिकार किया। और 3 दिन पहले कहा था रीओपन कर रहे हैं, किया कि नहीं किया? नहीं, मंत्री जी ने भी मेरे सामने डीजी साहब से बात की। मैं भी बैठा था। हाँ, तो डीजी साहब ने ये कहा इसको रीओपन कर रहे हैं, ये गलत है, सांड वाली थ्योरी। मैंने सुना है डीजी साहब की ये बात, सांड वाली थ्योरी गलत है। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है। और देखो, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है शरद जी, यहाँ मेरी समझ में एक, मैं जाति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जाट एक ऐसा फैक्टर है इस राजस्थान में जो 17-18% से भी ज़्यादा ताकत रखता है, 100-125 सीटों को प्रभावित करता है। और आज के दिन में ये सौभाग्य है इस बात का कि दोनों दलों के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष जाट है समाज के हैं। और मेरी समझ में 32-33 इनके विधायक होंगे और एक विधवा बैठी हुई है। सरकार को ये तो पता है, वो भी जिसमें आरोप लग रहा है कोई साजिश हुई है। हाँ, और सरकार को पता है कि इतने प्रबल शक्ति वाली जाति है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी इस विधवा के प्रकरण को अटका रहे हैं, लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, कह रहे हैं देखेंगे, बात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने तो ऐसी बात करी मेरे से कि बात करेंगे। बात क्या करेंगे? 2 दिन बाद
बात आपके हाथ से निकल जाएगी और ये जो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ये सड़कों पर उतरेंगे। फिर हम नहीं चाहते कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, कानून से बाहर बातें जाएं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके ये तो हम इस महिला के प्रति तो सरकार इतने संवेदनशील हो जाए, मुख्यमंत्री जी इतना बर्बरता उतर जाए कि उनको उठा लो मंत्री के मकान से, बुलाओ मंत्री का जो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं यहाँ थानेदारी नहीं चलेगी, नहीं तो इन विधवा को और मेरे को जेल में डाल देते। मेरे को तो 1000 बार जेल में डाल दो, लेकिन इनको तो मुख्यमंत्री जी कुछ दे दो बेचारी को, इसको रामनिवास जाट। किस बात पर कह रहे थे कि उठा कर जेल में डाल दें? फ्रस्ट्रेशन में मुख्यमंत्री जी डेंट लग गया, बदनाम हो गया, पूरी तरह से काले पुत गई। राजीव गांधी जो स्टडी सर्किल है जिसके वो चेयरपर्सन है, उनके लोग 70% इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी को दिख नहीं रहा था कि मेरा, जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ, जिसका नेशनल कोऑर्डिनेटर सुभाष गर्ग है, वो संगठन इतना भ्रष्ट है और मैंने पेन ड्राइव दे दिया है, उसमें सब कुछ है, तो आज मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है। तो गुस्से में मुख्यमंत्री जी मेरे को तो डाल दो, क्योंकि गड़बड़ तो मैं कर रहा हूं ना, उनकी पोल तो मैं खोल रहा हूं, लेकिन इस विधवा को क्यों जेल में डालना चाहते थे? हमने सुना है पुलिस कमिश्नर को मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए, हम यहाँ खड़े थे उनकी गाड़ी के पास, कमिश्नर क्या क्या कह रहे थे मैं बाद में बताऊंगा, पूरी लूंगा, कमिश्नर को आप इंटरव्यू करो क्या क्या। ये कोई लोकतंत्र है, ये गुंडागर्दी नहीं है। ये इंदिरा गांधी की इमरजेंसी गहलोत यहाँ लगा नहीं सकते। हम मर नहीं गए, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम बराबर इस विधवा को न्याय दिलाएंगे। और सीबीआई जांच मत कराओ, ईडी घुसेगी इन दफ्तरों में, जो इन्होंने लूट के 400-500 करोड़ रुपए अपने घरों में भर लिया कांग्रेस ने। और मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, इसकी गहराई से जांच करी जाएगी तो पूरे देश का फंडिंग गहलोत कर रहा है कांग्रेस के लिए। यूपी के चुनाव हो, पंजाब के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव, मेरे को डाल दो जेल में। गहलोत साहब आप में दम हो तो आप पैसा दे रहे हो सारे कांग्रेस को, जो भ्रष्टाचार फैला के आप कांग्रेस को फाइनेंस करके बाकी को किसी को कांग्रेस में नहीं पनपने देना चाहते, आप ही बड़े बन के रहना चाहते हो। ये अब चलने वाला नहीं है राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में पेपर आउट की पुरानी परंपरा रही है और सरकारें बच जाया करती है कहकर हमने रद्द कर दिया। इस बार भी सरकार को ऐसा लगा, हालांकि देरी हो गई थी सरकार से, कि हम रद्द करके बच जाएंगे, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब रद्द करने से सरकार नहीं बचना चाहिए, क्योंकि सरकारें, या ये सरकार हो या वो सरकार हो, रद्द करके बचती हुई आई हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि जांच होनी चाहिए, चाहे रीट लेवल 1 हो, रीट लेवल 2 हो, जांच बेहद जरूरी है। रद्द करके सरकार नहीं बच सकती है, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा रहता है। वो बच्चे रोते हुए फोन करते हैं कि हमारा क्या होगा। बहुत सारे रीट लेवल 1 के बच्चे जो है अभी भी रो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, कुछ पता नहीं। ऐसे में सरकार इस तरह का भ्रम की स्थिति बनाई हुई है। उनका कहना था कि अगर रद्द करना ही था तो अक्टूबर में ही रद्द कर देते, आकर यहाँ पर फरवरी में रद्द कर रहे हैं और रीट लेवल 1 का पता नहीं कि आगे जाके रद्द होगा। खुद की इज्जत की वजह से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा देना ये सरकार के लिए सही नहीं है। में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहता है। शहीद स्मारक पर मैं तब भी गया था जब सब इंस्पेक्टर परीक्षा देकर आए, परीक्षार्थी वहां पर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे वो घर चले गए और सरकार को लगा कि ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और घर चले जाएंगे। रीट मामले में मुझे लगता है कि सरकार को साहस वहीं से आया था, मगर इस मसले पे चाहे उपेन हो या बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा केवल शहीद स्मारक पर डटे नहीं रहे, बल्कि वो सबूत लेकर आए, इतने सारे सबूत लेकर आए कि हालात यह हो गए हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कह रहे हैं कि एक जांच डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी करा ली जाए। हालांकि ये कह रहे हैं कि जल्दी जांच कराए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा जांच करवाने अपनी। ये जो सरकारों की मानसिकता थी कि पेपर लीक होता है हम रद्द कर देते हैं, पहली बार सरकार फंसी हुई है कि जांच होनी चाहिए और जांच से भाग रही है सरकार। इसका मतलब पहले भी जांच नहीं हुई है। हाँ, कहाँ हुई जांच? जांच नहीं हुई तभी तो मंत्री जी बताएंगे, मैं वो गांव पूछ नहीं पाया, वो जल्दी टूर पे चले। कहते एक ही गांव के 11 लोग थानेदार बन गए। हाँ, वो हमारे राजस्थान तक आज तक सबसे उन्होंने बोला है ये बात। हाँ, बोला है। और तो सब इंस्पेक्टर में भी बड़े पैमाने पर लीक हुआ। जो आप बात कह रहे हो वो सही है कि इनकी परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करा दी, लेकिन जो घोटाले किए, गबन घोटाले, उनकी जांच नहीं हुई, इसलिए सरकार का मनोबल बढ़ गया। तो रीट को भी ऐसे ही चाहते थे, लेकिन रीट के प्रमाण देते गए हम, और सरकार जाके उस जाल में फंस गई और सही जाके फंसी है। जितनी भी परीक्षाएं राजस्थान में हुई है, मैं तो मांग करूंगा कि सबकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए,
ये महाघोटाला है हिंदुस्तान में, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा जो राजस्थान में ये परीक्षाओं में हुआ है। अब शिक्षा मंत्री जो हैं बी.डी. कल्ला, वो कह रहे हैं कि रीट लेवल 1 में कोई गड़बड़ी हुई नहीं थी, इसको जांच कराने की क्या ज़रूरत है और रद्द करने की क्या ज़रूरत है। जबकि सवाल उठता है कि चोर इतना ईमानदार तो नहीं हो सकता कि एक लिफाफा खोले एक लिफाफा छोड़ दे। और फिर जो सेंटर आप बताए हैं उनमें तो दोनों ही लेवल की परीक्षाएँ हुई हैं। देखो ऐसा है, बी.डी. कल्ला जी से तो पहले भी एक बार मीडिया वालों ने पूछा तो जो कह रहे थे ना, सीएम साहब ने सब बता तो दिया, हर सवाल का सीएम साहब ने सब बता तो दिया। हम ही पूछ रहे थे। हाँ, आप ही शायद पूछ रहे थे, सीएम साहब ने सब बता तो दिया। और पता नहीं उन्होंने क्या, मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा तुम कुछ तो बोलो, उनके तो कल ही एक हादसा हुआ होता, एक ने आत्मदाह किया होता। हालात ये है, ये मंत्रियों को कुछ पता नहीं है, ये तो अभी पधारे हैं, बट बी.डी. कल्ला जी तो उनकी तो हालत ऐसी है, ऊपर अल्लाह नीचे कल्ला, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कल्ला जी को तो कोई ABCD भी पता नहीं है, ज़्यादा पता है डोटासरा जी। वो तो चिल्ला कर बोल रहे थे विधानसभा में कि एक एक की पोल खोल दूंगा। वो तो ये भी कह रहे थे कि जो ये कह रहा है पेपर लीक हो गए उनको गिरफ्तार करो। तो मैं बैठा हूँ सरकार के घर पे, मेरे को गिरफ्तार करो ना सबसे पहले। अब वो भी जारौली की तरह चुप हो गए, बोल रहे हैं कि 4-5 दिन से, मैंने तो नहीं सुना। वो भी चुप हो गए, उनका भी मुंह बंद हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। सुभाष गर्ग भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे बेवजह पड़ गए हैं लोग नहीं पड़े, ये बेरोजगार पड़े, हम पड़े, बेवजह नहीं पड़े, वजह से पड़े हैं। सुभाष गर्ग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए पेपर लीक किया था। उस समय बने सिंह था, आज भी वही बने सिंह है। बने सिंह के तो हाल ये है कि उसने ही सारे सेंटर अलॉट किए हैं और वो रिकॉर्ड में ड्यूटी पर नहीं है, कहीं पकड़ा नहीं जाएगा वो, लेकिन एक जगह पकड़ा जाएगा, उसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पैसा उठा लिया परीक्षा में सेवाएं देने का। तो बने सिंह है, प्रदीप पारासर है, उस समय घोटाला इन्होंने ही किया था सुभाष गर्ग ने मिलकर। ACB में प्रकरण दर्ज हुआ, बच गए, ED ने भी दर्ज कर लिया, आरोपित हैं और मंत्री बने बैठे हैं। अपने मुख्यमंत्री जी अपने आप को बड़ा गांधीवादी नैतिकतावादी बताते हैं, पता कर लें। ACB में प्रकरण दर्ज है, उसमें आरोपी हैं सुभाष गर्ग, ED में आरोपी हैं, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। इसमें मैंने आरोप लगाई दिए, लेकिन नैतिकता तो अब की बार गहलोत साहब ने ताक पर रख दिए। अब भी आप कहते हो कि वो गांधीवादी हैं? हाँ? अब भी कहते हो आप? और गांधीवादी का तो उन्होंने ठप्पा लगवा रखा है, वो तो उतर जाना चाहिए अब। और मैं तो गांधीवादी उनको इसलिए कह रहा हूँ कि उनसे बड़ा कोई मैनिपुलेटर व्यक्ति नहीं जो गांधी परिवार को पटा के रखता है, इसलिए गांधीवादी है। इनका गांधीवादी का अलग फार्मूला निकाल कर लाए हैं डॉक्टर साहब। जो बेरोजगार हैं एक वोट बैंक नहीं रहे हैं, कोई जात हो या फिर धर्म हो या समुदाय हो, ऐसे लोग वोट बैंक बन जाते हैं। लेकिन युवा ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि हमारी नौकरी तो लग गई, अब बाकी जाए भाड़ में। ये स्थिति जो है, इसी वजह से सरकारों को इतना हौसला आता है कि बेरोजगारों के साथ ये सब कर गुजरते हैं। इस मामले में भी यही देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे नंबर तो शायद इतने आए कि हमारी नौकरी लग जाए, बाकी जाए भाड़ में, जांच नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, जांच होनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जिस तरह के पूरे राजस्थान से जो फीडबैक आ रहे हैं, उसमें 26 लाख के अलावा भी JEN, लाइब्रेरियन, SI, ये सारे जितनी भर्तियां हुई हैं, सभी के बेरोजगार छात्र यही चाह रहे हैं कि एक बार जो दोषी है वो पकड़ा जाए। वो दोषी कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं। अब वो परासर जो पकड़ा गया, वो कह रहा है कि मैंने SOG को बता दिया कि मैंने किसके कहने पर रामकृपाल मीणा को शामिल किया था। अब जब वो हमारे साथ बातचीत में यह बात कह रहा है कि मैंने SOG को बता दिया है और इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, तो SOG को बताना चाहिए कि उसने किसका नाम बताया है, क्या उससे पूछताछ हुई, किसके कहने पर रखा था, वो किससे संपर्क में था। लेकिन इस कड़ी तक SOG पहुंच नहीं रही है या पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि SOG के ऊपर भी ब्लेम लगा है कि सरकार को फंसा दिया। फंसाने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही हैं। आप SOG गए थे, उन्होंने ये तो बता दिया कि पेपर आउट हुआ था, लेकिन उसके बाद से वो कुछ नहीं बता रहे हैं। अब उन्होंने ये कह दिया था कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है, आपने जो तथ्य दिए थे हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद तो वो चुप्पी साध लिए, बाद वो कुंडली मार के बैठ गए। फिर मैं कुछ छात्राओं को और छात्रों को लेकर वहाँ एडिशनल DG साहब के बाहर बैठ गया था। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे ही नहीं बढ़े, 4.5 महीने तक आगे बढ़े तो भजन लाल पकड़ा गया। भजन लाल से पकड़ते पकड़ते जारौली बर्खास्त हो गया। अब जारौली अगर ये नहीं बोलता कि राजनीतिक संरक्षण है,
तो जारौली को भी पकड़ लेते। लेकिन अब राजनीतिक संरक्षण वाली बात आने के बाद ये सफ़ेद पोश नेता काफ़ी इसमें फंसेंगे। इसलिए मेरे को तो नहीं लगता कोर्ट ही, जैसे हमारे चंद्रराज सिंह भी ने कहा है कि कोर्ट ही इसमें दखल डाल सकती है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ जाएंगे। जनहित ने तो बहुत लंबा वक्त दे दिया 28 तारीख का। अब वो तो अदालत है साहब, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये जो विधवा बैठी है, क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी या फिर कब तक बैठे रहेंगे इस तरह से? सरकार को सुनेगी नहीं, सरकार की छाया को सुनना पड़ेगा। ये वैसे भी सरकार असेस करा लिया, मेरे को जो रात को पता लगा है कि ये जाटों की बेटी है। जाटों में भी अब रोष व्याप्त हो रहा है बड़े पैमाने पर। और मंत्री जी राजपूत हैं, वो भी आपके साथ आपकी भाषा बोलने लगे, ऐसा क्या कर दिया आप? मेरी भाषा में नहीं बोलने पड़े, वो दीन दुखी का दर्द सुनकर बोले, उनके इलाके की मतदाता है। और जब मंत्री बोल रहे हैं और समाज उद्वेलित है तो सरकार कहीं नहीं टिक पाएगी। मेरे को लगता नहीं। अब ये जाट समाज के जो लोग, मेरे को बातों से लग रहा है ये काफ़ी इनमें ये कह रहे हैं अब हमारे जो हम सब वोट लेके आ जाते हैं समाज के नाम पर, उनको भी हम देंगे। इसे इस तरह समझना चाहिए कि अगर अब अभी नहीं तो कभी नहीं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अगर अभी इस पर ब्रेक नहीं लगा तो सरकारों के हौसले बुलंद होते रहेंगे और बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। जहाँ तक इस महिला की बात है, सही कहा गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर पीड़ित परिवार चाहे तो मुझे किसी से भी जांच कराने में कोई गुरेज नहीं है। अगर ये पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा था उस बात पर उन्हें, उस कसौटी पर उन्हें खड़ा उतरना चाहिए। आज जिस तरह से इन्होंने बताया कि रामनिवास कोदारा के शरीर पर चोट नहीं लगी थी, हो सकता है डॉक्टर साहब कह रहे हैं गला दबाया गया हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना चाहिए। 12 घंटे तक उसकी पत्नी को पता नहीं चल पाया। जो लोग मौके पर पहुंचे थे वो कह रहे हैं चोट नहीं लगी थी। ये बता रही हैं कि फ़ोन पर बात हुआ तो उन्होंने कहा था कि अगर वक्त से पहले पहुंचा दोगे तो हम इनाम देंगे। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो संशय पैदा करती हैं और सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर जनता के दिलो दिमाग में संशय बैठा हुआ है तो उसे दूर करें, क्योंकि दूर करने के लिए तो सरकार बैठी है। और सरकार का काम क्या होता है? जो काम था, जो धर्म था, वो तो ठीक से निभा नहीं पाए। अब अगर उंगलियां उठ रही हैं तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह सही दिखे, क्योंकि सरकार का काम दिखना भी सही होता है। लोगों के दिलो दिमाग में अगर सरकार है तो लगना भी चाहिए कि सरकार है जो हमारी सुन रही है, सरकार है जो हमारे लिए कुछ कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके तमाम मंत्रियों और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि रीट के इस लक्षागृह से वह बेदाग निकलें। लेकिन हम लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे और आप तक पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। आप भूल जाइए कि यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बैठे हैं। बस आप यही देखिए कि यहाँ पर इंसाफ मांगने वाला कोई बाबा बैठा है और वो इंसाफ के लिए लड़ रहा है। अगर इस राजनीतिक चश्मे से देखिएगा तो हो सकता है कि आप किसी पार्टी का बनकर देखें और इनसे नफरत करें, मगर अगर आप एक पीड़ित परिवार के लिए सोचेंगे, समझेंगे, बेरोजगारों के साथ आप सहानुभूति रखेंगे तो निश्चित रूप से इस मसले पर आप हृदय से सोच पाएंगे, जुड़ पाएंगे और इनके इंसाफ के लिए आप खड़े रह पाएंगे।